हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग पूरे डिटेल से बहुत ही आराम से इसको पढ़ेंगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन प्रक्रिया क्या है। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो, सर्वाइव, रिपेयर देयर बॉडी एंड मेंटेन लाइफ। मतलब कि जीवित प्राणियों में होने वाली वे सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करने में, वृद्धि करने में और शरीर की मरम्मत करने में तथा जीवित रहने में, बनाए रखने में सहायता करती है, उसी को हम लोग जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो, सर्वाइव, रिपेयर देयर बॉडी एंड मेंटेनिंग लाइफ। तो ये आपको याद रखना है, जीवन प्रक्रिया क्या है, यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है। अब हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछ ली जाती है। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, डिफिनीशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। The essential biological process that maintain life in living organism are called life process। जीवित प्राणियों में जीवन को बनाए रखने वाली आवश्यक जैविक क्रियाओं को जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो गया। यह वे प्रक्रियाएं जो ऊर्जा प्रदान करती तथा वृद्धि और शरीर के रखरखाव में सहायता करती हैं। These process provide the energy and help to grow, maintain and the body मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो क्लियर हो गया, जीवन की प्रक्रियाएं क्या है। डिफिनीशन ऑफ लाइफ, द एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट मेंटेन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब हम बात करते हैं जीवन प्रक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवन प्रक्रियाओं को मुख्य 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है जो मिलकर जीवित प्राणियों के जीवन को बनाए रखने में कार्य करती हैं। कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन और रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अब हम बात करते हैं मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस एसेंशियल। जीवन प्रक्रियाएं क्यों आवश्यक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल बिकॉज दे प्रोवाइड्स एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर बॉडी टिश्यूज एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक है क्योंकि ये जीवों की ऊर्जा प्रदान करती हैं, वृद्धि एवं विकास में सहायता करती हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं तथा शरीर की सभी क्रियाओं को सामान्य रूप से संचालित करती हैं। तो ये आपका लाइफ प्रोसेस के डिफिनीशन के बारे में पूछेगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड and utilized it for energy, growth, repair of the body, tissues and maintenance of life। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, वृद्धि करने में, शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने में तथा जीवन को बनाए रखने के लिए करते हैं। तो क्लियर हो गया, न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार। बहुत बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा हमें स्पीड भी मेंटेन करके चलनी है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से रीड करेंगे, नोट डाउन करेंगे। डिफिनीशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर द डिफरेंट वेज बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। मतलब यह एक अलग प्रकार का तरीका होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। पोषण के वे प्रकार वे विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार के हो जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक मतलब कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स हो गया, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक हो गया। हेट्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं, परपोसिक। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म देयर फॉर देयर फूड, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण बोलते हैं। जैसे कि एनिमल्स हो गए, डॉग्स हो गया, कैट हो गया, ये सभी खुद अपना भोजन नहीं बनाते, किसी दूसरे एनिमल या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो क्लियर हो गया, हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों में पोषण। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्लोरोफिल वगैरह पूछ लिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स की। तो न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस लाइक एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्लियर हो गया। तो हरे पौधों में पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे सरल पदार्थों का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करके अपना भोजन बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहते, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स एंड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल ऑफ थ्रू रूट्स। क्लियर हो गया। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं और वाटर ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, रूट से। The process of sunlight and chlorophyll, these substances are used to prepare food, glucose for the plant. The food prepared in leaves in transport to all parts of the plant. Important point, food is prepared in leaves. Sunlight is essential for preparing food. Green plants are called autotrophs because they prepare their own food. क्लियर हो गया। मतलब कि इनको भोजन बनाने के लिए सनलाइट की नेसेसरी है, सनलाइट इनको जरूरी होता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। तो फोटोसिंथेसिस पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है, अच्छे से समझिएगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स आर यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड रिलीज ऑक्सीजन। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन यानी कि ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं आप फिगर में सॉइल यानी कि मिट्टी से वाटर लिया जा रहा है और इसे ग्लूकोज यानी कि भोजन बनाने में इसका यूज किया जा रहा है, और एयर से क्या लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है यानी कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं यानी कि लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। क्लियर हो गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। फर्स्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो एब्जॉर्ब यानी कि सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करता है, सूर्य के लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ थ्रू द स्टोमेटा।
कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पत्ती के अंदर प्रवेश करती है, मतलब कि स्टोमेटा यानी कि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इंटर कर जाता है। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल एंड रीचेज द लीफ थ्रू द जाइलम, यानी कि वाटर पेड़ के जड़ों के द्वारा क्या करता है, ऊपर पहुंचता है, और इसे पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जल जड़ों द्वारा मिट्टी को अवशोषित होकर जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। In the process of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide and water react in leaves. सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल पत्तियों में अपक्रिया करते हैं। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन द लीफ, यानी कि पत्तियों में ही इनका भोजन बनता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू देयर एयर थ्रू स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। तो क्लियर हो गया। प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन अगर आपसे लिखने को पूछे तो आप इसको आसानी से लिख देंगे। 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, क्योंकि जो प्लांट होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या होगा, ग्लूकोज यानी कि भोजन बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्लियर हो गया। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ सेल में। यह प्रक्रिया पत्तियों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस यदि पूछता है तो आप इस प्रकार से इतना आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे आप छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, जो अभी तक आप करते चले आए हैं, सर और छोटा लिखा दीजिए और बड़ा लिखा दीजिए, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्लास 10th आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे और आपको कॉपी में अट्रैक्टिव और क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर देना होगा। तो आप अच्छे से लिखेंगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 95% प्लस आपका टारगेट कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। पौधे मिट्टी से जल कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मिट्टी थोड़ा सही कर लीजिएगा। पौधे मिट्टी से जल कैसे प्राप्त करते हैं, तो प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स हेयर। द ऑब्जर्व्ड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम टिश्यूज, यानी कि जो पौधे होते हैं मिट्टी के जड़ रोम जिसे आप हेयर रूट्स हेयर बोलते हैं, इसकी सहायता से जल को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और इसके बाद जाइलम यानी कि ऊतक द्वारा पौधे के सभी भागों विशेषकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो यानी कि प्लांट में जल को पहुंचाने का काम कौन करता है ऊपर, तो जल के पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, याद रखना है। वाटर को यानी कि रूट से प्लांट के लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, तो प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी कि जो पत्तियां होती हैं इनके सरफेस पे स्टोमेटा यानी कि छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इसी के द्वारा क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर हो गया। पौधों में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, इसके माध्यम से प्राप्त करता है। याद रखना है, स्टोमेटा रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द लॉस ऑफ वाटर वेपर। क्लियर हो गया। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को आदान प्रदान करते हैं जिनके द्वारा लॉस ऑफ वाटर वेपर को लॉस होता है। क्लियर हो गया। वाटर एंड CO2 आर इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये सभी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट इन द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का स्थल। डिफिनीशन क्लोरोप्लास्ट इज द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स present in the cells of green plants. It contains chlorophyll and is the site where photosynthesis take place. मतलब कि क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक विशेष कोशिकांग है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यही वह स्थान है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब कि यही वो जो प्लेस है जहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो आप क्या बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लियर हो गया।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्यों? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरे रंग का होता है। इट इज ओवल और डाइस शेप्ड एंड सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, या डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। इनसाइड इन द फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड स्टोमेटा, और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। इन द स्टोमेटा डाइस लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलोकिड्स आर प्रेजेंट। थाइलाकोइड्स आर प्रेजेंट, इसमें थाइलाकोइड्स इसमें प्रेजेंट होता है अंदर साइड में। दीज आर अर्जेंटिन स्टिक्स कॉल्ड ग्रेना, और ये क्या करता है? ग्रेना को क्या करता है? स्टिक्स करता है। ऑल द रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है इसी क्लोरोप्लास्ट के पूरे अंदर होती है। रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की भूमिका क्या होती है? इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एनर्जी एंड यूजेस इट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, कीट भक्षी पौधे कौन होते हैं? मतलब कि आप इसको आसान लैंग्वेज में समझिए कि ऐसे प्लांट होते हैं जिनको नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो ये क्या करते हैं? कुछ इंसेक्ट मतलब कि कीड़े इनके ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और ये अपना क्या करते हैं? मुख बंद कर लेते हैं, यानी कि जैसे फूल होता है तो फूल बंद हो जाता है, और जैसे बंद हो जाता है तो इंसेक्ट इसी के अंदर दब जाते हैं, यानी कि छिप जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये अपना नाइट्रोजन की प्रेजेंट कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं। नाइट्रोजन हो गया और अन्य प्रकार के इनको कंपोनेंट चाहिए होते हैं तो ये उन्हीं इंसेक्ट से ले लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए ये लोग इंसेक्ट को खाते हैं। फ्रॉम देम दे प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस लाइक अदर ग्रीन प्लांट्स। कीट भक्षी पौधे वे हरे पौधे होते हैं जो कीटों को पकड़कर उनका पाचन करके उनसे नाइट्रोजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वे अन्य हरे पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब भोजन भी अपना बनाते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन की कमी रहती इनमें, तो ये क्या करते हैं? कीड़ों को क्या करते हैं? पकड़ करके और उनके अंदर जो नाइट्रोजन तथा अन्य पोषक तत्व भरे होते हैं उनको ये लोग ले लेते हैं। मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या है इसमें? कैसे मतलब ये करते हैं? सबसे पहले इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैव मॉडिफाइड लीव टू ट्रैप इंसेक्ट। मतलब कि कीट पक्षी पत्ती पर बैठता है। सबसे पहले कीट क्या होता है? इस पे बैठ जाता है। संवेदनशील रोए उत्तेजित हो जाते हैं इनके अंदर, जैसे आप छुई मुई देखते हैं उसको जैसे ही आप टच करते हैं उनकी पत्तियां क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार से इनमें भी क्या होता है? संवेदनशील उत्तेजित होते जाते हैं जैसे ही कीड़े इस पे बैठते हैं, फिर उसके बाद पत्ती जल्दी बंद हो जाती है। मतलब इंसेक्ट के बैठने के तुरंत बाद ही पत्ती बंद होने लगती है। फिर पाचक रक्त स्रावित होते हैं, एंजाइम्स इसमें सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वे क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। नाइट्रोजन जैसे हो गया, अन्य पोषक तत्व हो गए, ये ऑब्जॉर्व करने लगते हैं। तो क्लियर हो गया? परपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स in which organism cannot prepare their own foods. They depends directly or indirectly on other organism for obtaining food. मतलब अभी तो हमने इसको पढ़ चुका है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, उसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसा फर्स्ट है, 3 टाइप्स होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि परजीवी पोषण क्या होता है। इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट। द होस्ट इज द हार्म्ड व्हाइल द पैरासाइट गेट्स न्यूरिशमेंट। तो इस पोषक विधि में जीव किसी दूसरे जीवित पोषक के ऊपर या उसके शरीर के अंदर रहकर उसी से भोजन प्राप्त करता है। इससे पोषक तत्वों की हानि होती है, जबकि परजीवी को लाभ मिलता है। जैसे कि आपके शरीर में क्या पड़ जाते हैं? जुएं पड़ जाते हैं। तो जुएं क्या करते हैं? आपके शरीर से, आपकी खोपड़ी से अपना पोषक तत्व लेते रहते हैं। जैसे अम्ब्रेला हो गया, अमरबेल हो गया, अमरबेल क्या करता है? प्लांट में देखते हैं जो
छोटे छोटे मतलब प्लांट्स में क्या करते हैं, छोटे एकदम पतले से पेड़ मतलब काई जैसे मतलब छोटे छोटे प्लांट्स पड़ जाते हैं, वे क्या करते हैं उसी प्लांट से अपनी एनर्जी लेते रहते हैं। कैक्टस हो गया, टेपवर्म हो गया, लीच हो गया, ये सभी एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषक कौन होते हैं। इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिसेइंग ऑर्गेनिक मैटर बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी एंड अब्जॉर्बिंग द डिजॉल्व न्यूट्रिशन। इस पोषण विधि में जीव मृत एवं सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों का पर पाचक एंजाइम छोड़ते हैं तथा उन्हें सरल पदार्थों में बदलकर अवशोषित करते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया। ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्राणी संपोषण। इन दिस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इंगेट्स solids or liquid food, digest it inside the body, absorb the nutrients and eliminate the undigested waste। इस पोषण विधि में जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब पाचन करते हैं और पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इन सभी में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स, अमोबा हो गया, काऊ हो गया, ये सभी एटसेट्रा। Important point, heterotrophic nutrition is classified into three major types: parasitic, saprophytic and holozoic nutrition। पोषण तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें हमने अभी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर पूछने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये सभी क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। तो इनको आप जितना अच्छे से लिखेंगे एक्सप्लेनेशन करके उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल टेक फूड, डाइजेस्ट इट, अब्जॉर्ब्स the nutrition and utilize them for growth, energy, repair of the body parts and other life process। Animals cannot prepare their own food, so they depends on plants or another animals for their food। जानवरों में पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जानवर भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं और पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं तथा उनका उपयोग वृद्धि ऊर्जा शरीर के अंगों में मरम्मत करने के लिए क्रिया करते हैं। और जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए वे भोजन के लिए पौधों व अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण के प्रकार तो तीन प्रकार से हो जाते हैं। कौन कौन से? हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि शाकाहारी जानवर। हर्बीवोरस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट एज देयर फूड। देयर फूड इंक्लूड्स लीव्स, ग्रास, फ्रूट्स, सीड्स, स्टेम्स एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। दे हैव वेल डेवलप्ड ग्राइंडिंग टीथ in the back of their mouth to grind and chew द प्लांट्स मटेरियल। शाकाहारी जानवर पौधों से बने पदार्थों को भोजन के रूप में खाते हैं और इनका भोजन पत्तियों, घास, फल, बीज, तने और पौधों के अन्य भाग होते हैं। इन जानवरों के मुंह के पीछे भाग में पिसाई करने वाले दांत होते हैं, अच्छी तरह से विकसित होते हैं, जिनसे ये कठोर वनस्पति पदार्थों को पीस करके चबा जाते हैं। एग्जाम्पल काऊ, गोट, डियर, हॉर्स, एलिफेंट एटसेट्रा। ये जानवर पौधे से बने पदार्थों को खाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्निवोरस एनिमल्स। कॉर्निवोरस यानी कि मांसाहारी क्या कहलाते हैं। कॉर्निवोरस एनिमल्स ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एज देयर फूड। दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड स्ट्रॉन्ग कैनाइन इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ, टीयर एंड बाइट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। मांसाहारी जानवर अन्य जानवरों के मांस को भोजन के रूप में खाते हैं। इनके मुंह के आगे वाले भाग के नुकीले दांत मजबूत और कैनाइन होते हैं, जिनसे वे शिकार किए गए जानवरों को मांस को पकड़ करके खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेओपार्ड हो गया, वॉल्फ हो गया, ईगल हो गया। अब हम बात करते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स, सर्वाहारी जंतु। Omnivorous animals eat both plants and animals as their food. They eat variety of food items like grains, fruits, leaves, insect, eggs, flesh and other animals products। सर्वाहारी जानवर वे पौधे होते हैं जो जानवरों और भोजन
पौधों और जानवरों दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे अनाज, फल, पत्तियां, कीड़े मकोड़े, अंडे, मांस आदि अन्य पशु उत्पाद खाते हैं। तो क्लियर हो गया, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण के चरण। तो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स इंक्लूड द सीरीज ऑफ स्टेप बाय विच food takes into the body, broken down into the simple substance absorbed and used the cell for energy, growth and repair। तो जानवरों में पोषण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है, जिसमें भोजन के शरीर के अंदर लिया जाता है, उसे सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, अवशोषित किया जाता है और कोशिकांगों द्वारा ऊर्जा वृद्धि तथा मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इंजेशन। इंजेशन मतलब है कि आहार को मतलब ग्रहण करना, लेना। तो इंजेशन इज द प्रोसेस टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ और अदर ओपनिंग। आहार ग्रहण करना वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को मुख या शरीर के किसी अन्य छिद्र द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है। एनिमल्स आर यूज ऑर्गन लाइक मुंह, माउथ, टीथ, टंग, ब्रेक, टेंटाइल्स एटसेट्रा। भोजन जानवरों को लेने के लिए दांत, मुख, जीभ, चांच, स्पर्शक आदि अंगों का उपयोग करते हैं। डाइजेशन की बात करें, पाचन क्या होता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड insoluble food is broken into two simple and double substance with the help of digestive juice and enzyme। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल और अघुलनशील भोजन को पाचक रस और एंजाइम की सहायता से सरल और पदार्थों में तोड़ा जाता है, यानी कि परिवर्तित किया जाता है। डाइजेशन में बी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेस्टिव जूस। पाचन दो प्रकार का होता है, यांत्रिक एंड रासायनिक। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो भी भोजन लेते हैं उसमें से जो मतलब ये विटामिन और मिनरल होते हैं उनका अब्जॉर्ब, इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच द सिंपल एंड सॉल्युबल फूड सब्सटेंस पास थ्रू द डाइजेस्टिव कैनाल इनटू द ब्लड और लिम्फ। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए सरल और घुलनशील भोजन के पदार्थ पाचक नली से रक्त या लसिका में चले जाते हैं। It mainly occurs in the small intestine through the tiny finger-like structure called villi। मतलब कि ये जो पोर्शन, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस होती है लगभग किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होती है। अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन, अवशोषित पदार्थों का उपयोग। जैसे कि आपके बॉडी से मल्टीविटामिन यानी कि मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सभी ऑब्जर्व होने के बाद इसका उपयोग कैसे होता है? तो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल ऑफ द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटी लाइक ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर द बॉडी पार्ट्स एंड स्टोरेज। अवशोषण के बाद अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग शरीर की कोशिकाओं द्वारा विभिन्न क्रियाओं जैसे कि वृद्धि, ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर के अंगों की मरम्मत करना, संग्रह के लिए किया जाता है तथा इस उपयोग की प्रक्रिया को अवशोषित पदार्थों का उपयोग कहते हैं। तो क्लियर हो गया। एसिमिलेशन मतलब है कि जो आपके बॉडी से मतलब कि फूड से न्यूट्रिशन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गए, ये सभी ऑब्जर्व हुए, उनको क्या करता है? बॉडी के एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, बॉडी को ग्रोथ करने में, बॉडी को मेंटेन करने के लिए उपयोग कर लेता है। अब हम बात करते हैं इजेशन यानी कि मल निष्कासन। इजेशन इज द प्रोसेस इन विच द undigested food of the other waste material are removed from the body through the anus or the other opening portion। पाचन के बाद जो भोजन पच नहीं पाता और जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को मल निष्कासन यानी कि इजेशन कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया न्यूट्रिशन
इन एनिमल्स। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है। अभी तक हमने बहुकोशिकीय जीवों में पोषण देखा, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों में। तो एक कोशिकीय जीव सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है, तो इन्हीं दोनों को हमें पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, डाइजेस्ट इट इनसाइड द सेल, absorb nutrition, assimilate them for growth and energy, and finally removes the undigested waste from the body। एक कोशिकीय जीवों में पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका वाला जीव भोजन ग्रहण करता है और उसी कोशिका के भीतर उसका पाचन करता है और पोषक तत्वों का अवशोषण एवं सांगीकरण करता है तथा अंत में अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अमीबा की। अमीबा आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। अमीबा सबसे पहले जान लेते हैं है क्या। तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स व्हिच ईट माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड आर फाउंड फ्लोटिंग इन द वाटर। जो यानी कि पानी में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म जीव तैरते रहते हैं, उन्हीं को ये अपना भोजन बना लेता है। इट कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ Pseudopodia falls eat। The process of taking the food by amoeba is known as phagocytosis, मीनिंग सेल्फ फीडिंग। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मतलब कि ये जो अमीबा है ये पानी में चलते हुए छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको कैच कर लेता और उन्हीं को अपना भोजन बना लेता है। क्लियर हो गया। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है जो जल में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे एवं सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यह कूटपात की सहायता से भोजन को पकड़ता है और अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहलाती है, जिसका अर्थ है कोशिकीय भोजन ग्रहण करना। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके स्टेप्स कैसे कैसे ये भोजन को लेता है और कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे बाहर निकालता है अपशिष्ट को, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अमीबा एक्सटेंड इट्स pseudopodia in all directions and surrounds the food particles. The tips of pseudopodia fuse together and engulf the food. This process of taking food inside the body is called ingestion or phagocytosis। क्लियर हो गया। इसी को हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं या फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। आसान लैंग्वेज में समझे तो ये अमीबा का फिगर होता है। मान लीजिए कि इस पोर्शन में इसके क्या हो गया, इस पोर्शन में आपके क्या हो गया, छोटे छोटे एनिमल्स आ गए, तो ये क्या करेगा, इसी भोजन में अपना माउथ बना लेगा और इसी से अपना मतलब है इंसेक्ट को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा और इन्हीं को ऑब्जर्व करके अपना भोजन बना लेता है। फिर डाइजेशन कैसे करता है, पाचन कैसे करता है। तो द इनगल्फ फूड ऑफ इनक्लोज द फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेट इनटू द वैक्यूल बाय द साइटोप्लाज्म। These enzymes break into the complex food into simple soluble substance। ध्यान रखिए, जैसे कि इस पोर्शन में क्या हो गया, एनिमल्स आया गया, यहाँ से भोजन इंटर कर लेता है और फिर इसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सक्रिय हो जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो अंदर लिया गया भोजन फूड वैक्यूल में बंद हो जाता है और कोशिका द्रव्य द्वारा पाचक एंजाइम में छोड़े जाते हैं। ये एंजाइम जटिल भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो क्लियर हो गया क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण कैसे होता है। तो द डाइजेस्टेड फूड ब्रेक डाउन फूड इनटू द वैक्यूल इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल थ्रू द वैक्यूल्स मेम्ब्रेन एंड यूज्ड टू एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। दिस एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल अलाउ यूजफुल सोल्यूबल सब्सटेंस टू पास द इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब कि पचा हुआ या टूटा हुआ भोजन फूड वैक्यूल में अवशोषित हो जाता है और वैक्यूल की झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में चला जाता है तथा ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के उपयोग के लिए किया जाता है।
वैक्यूल की झिल्ली उपयोगी घुलनशील पदार्थों को कोशिका द्रव्य में देती है और इससे अवशोषण हो जाता है। एसिमिलेशन, ये सभी पॉइंट आपको लिखने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा आपको, बहुत आसान है, बस आप इसको समझ के चलिए। बस यही आपका एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, ये हर सभी में पढ़ना पड़ेगा, तो आपको आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा। एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण क्या होता है? द ऑब्जर्व फूड इज assimilated. It becomes a part of cell and helps the various life activities of the cell. This process of the simple substance formed after the digestion are used to build cell membrane and provides the energy for all function of the cell. एसिमिलेशन मतलब क्या करता है? जो ये प्लांट्स से क्या करता है, न्यूट्रिशन या अन्य पोषक तत्व ऑब्जर्व करता है, उसी को यह क्या करता है, अपनी एनर्जी को बनाने में हेल्प कर देता है, अन्य बॉडी पार्ट को मेंटेन करने में क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। क्लियर हो गया? इजेशन यानी कि मल निष्कासन, ये भी मल त्याग करता है। हाँ, तो ये भी मल त्याग करता है। यहाँ पे देखिए, इसका कोई भी माउथ फिक्स नहीं होता, कोई भी मल त्याग करने का इजेशन को भी कोई फिक्स नहीं होता, कहीं से भी अपना ये भोजन ग्रहण कर लेता है, कहीं से भी अपना ये मल त्याग कर देता है, इजेशन कर देता है। तो द अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विथ वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल थ्रू द पार्ट ऑफ द सेल सरफेस। दिस प्रोसेस हेल्प द कीपिंग द सेल क्लीन एंड अलाउ टू ईट टेक द फ्रेश फूड अगेन। मतलब कि यह जैसे ही ये क्या करता है, इजेशन करता है, मल का निष्कासन करता है, तो फिर क्या करता है, नए फूड को अलाउ कर लेने के लिए। मतलब भाई इजेशन करेगा तो फिर इसे न्यू फूड की आवश्यकता होगी, नीड होगी। तो अपचित भोजन तथा अपशिष्ट भोजन में किसी भाग कोशिका के सतह से बाहर निकाल दिए जाते हैं और यह प्रक्रिया कोशिका को स्वच्छ रखने तथा पुनः ताज़ा भोजन प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। तो ये अमीबा तो हमने पढ़ लिया, और ये अमीबा के जितने भी पॉइंट है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ये सभी आप किस में लिख सकते हैं, पैरामीशियम में लिख सकते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो डिफिनीशन क्या है? तो पहला, पैरामीशियम इज द यूनिसेल्युलर एनिमल्स व्हिच फीड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर। It has cilia all over its body which helps to movement and sweeping food particles into the oral groove. The food is then taken into the cell through the cell mouth. The process of taking food by the paramecium is the cell क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस कहलाता है, मीनिंग सेल फीडिंग। जैसे हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, फैगो मतलब कि जो इंजेशन होता है भोजन को अंदर रखने की प्रक्रिया को ही फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जैसे ही हमने वहाँ पे पढ़ा था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजेशन, तो वे सभी के सभी आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सेब ये भी एक प्रकार का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। और जैसे अमीबा क्या करता था, पानी में तैरते हुए तो सूक्ष्म जीवों को अपना भोजन बनाता था, उसी प्रकार से ये भी अपना भोजन बनाता है। तो वहाँ पे जितनी भी प्रक्रिया आप लिखे हैं इसके नीचे लिखेंगे। तो क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनना फिक्स है यहाँ से। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में पोषण क्या होता है, पूरे डिटेल से समझेंगे। एक एक पॉइंट आपका कहीं भी छूटेगा नहीं, चाहे वीडियो आपका जितना भी लंबा हो जाए। तो डिफिनीशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड, digest and it absorbs nutrients and use them for energy, growth, repair, maintaining the body। जैसे यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखी गई है, सेम टू सेम डिफिनीशन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सभी जगह हमने क्या किया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले में भी पोर्शन में इसी तरह लिखा था। तो आपको चीज़ें कंपेयर आप करेंगे, खुद आप नोट्स बनाइए, पहले कंपेयर करिए, आपको मैक्सिमम चीज़ें रिपीट होती मिलेंगी तो याद हो जाए। क्योंकि जैसे हम मुख में अपना भोजन रखते हैं, वैसे अदर एनिमल्स भी अपने मुख में भोजन रखते हैं। जैसे हम भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, वैसे अदर एनिमल्स भी डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हम भोजन को पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे अदर एनिमल्स भी भोजन के पोषक तत्वों के एनिमल्स को मतलब ऑब्जर्व करते हैं। तो लगभग प्रक्रिया सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वही डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है बस। तो डिफिनीशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, डाइजेस्ट इट, अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड यूज द एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर द मेंटेनिंग ऑफ द बॉडी। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और उन्हें ऊर्जा, विकास, शरीर की मरम्मत तथा रख रखाव के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया?
अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल कहा क्या होती है। तो द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द विच फूड पास ड्यूरिंग इट्स जर्नी इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। पाचन तंत्र की वह लंबी नली नुमा संरचना जिसके द्वारा भोजन शरीर के अंदर अपनी यात्रा के दौरान गुजरता है उसे आहार नाल कहते हैं। आपको इमेज में दिखा देते हैं। आहार नाल मतलब कि ये जो पोर्शन है ऑसोफेगस, यही हमारा क्या है, मतलब ये हमारा क्या है, आहार नाल। इसी के द्वारा भोजन क्या करता है, नीचे पहुंचता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्लियर हो गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं। तो द ग्लैंड्स विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस एंड हेल्प द इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। वे ग्रंथियां जो पाचक रस का स्राव करती है और भोजन के पाचन में सहायता करती है उसे पाचक ग्रंथियां बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि लार, मुख से क्या निकलता है, लार निकलता है। तो लार भोजन को पाचन करने में हेल्प करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसी तरह से निकलते हैं, तो वे भी क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मानव पाचन तंत्र आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो द फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज टेक फूड, डाइजेस्ट इट, अब्जॉर्ब इन न्यूट्रिशन एंड रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड। The function of digestive gland is secrete digestive juice which help in the digestion of food. Secrete digestive juice होता है। Nutrition is necessary for survival, growth, energy, repair, maintaining the body. जीवित रहने के लिए वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, शरीर के रखरखाव के लिए पोषण आवश्यक है। अब हम बात करते हैं माउथ। तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब कि जो भोजन के पचने की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख में अपने क्या करते हैं, भोजन को रखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे, द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द गेटवे थ्रू द विच फूड इंटर्स द बॉडी। मतलब कि मुख आहार नाल का पहला भाग होता है, यह वह द्वार होता है जिसके द्वारा भोजन शरीर में प्रवेश करता है। तो क्लियर हो गया। मतलब कि सबसे पहला भोजन, कोई आपसे पूछे कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो क्या बताएंगे, माउथ यानी कि मुख से। टीथ यानी कि दांत। टीथ आर हार्ड व्हाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंस इन माउथ, दे हेल्प कटिंग, ट्रीटिंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ फूड। दांत मुख में पाए जाने वाले कठोर सफेद संरचनाएं होती हैं, ये भोजन को काटने और फाड़ने तथा पीसने में सहायता करते हैं। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टंग यानी कि जीभ। टंग, the tongue of muscular organ present in the mouth. It helps the mixing of food, saliva in tasting food and pushing food backward for swallowing. तो जीभ एक प्रकार का पेशी अंग है जो मुख में उपस्थित भोजन को लार के साथ मिलाने और स्वाद पहुंचाने तथा भोजन को निकलने तथा पीछे धकेलने में हेल्प करती है। तो लार क्या करती है, मतलब कि टंग क्या करती है, भोजन को मिक्स करने में हेल्प करती है, लार के साथ यानी कि सलाइवा के साथ मिक्स करती है और भोजन को क्या करते हैं, पुश करने यानी कि आगे ढकेलने में मदद करती है। दांतों के प्रकार आप यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इन सीजर कितने होते हैं, 2 होते, मतलब कि टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं, कट द फूड। फिर कैनाइन कितने होते हैं, दाढ़ जिसे आप बोलते हैं 2 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। फिर प्री मोलर्स यानी कि अग्र मोलर किसे कहते हैं, ये क्रश एंड ग्रिंड द फूड, भोजन को कुचलते हैं, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट है मोलर। मोलर की संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे। ये ग्रिंड एंड द फूड थ्रॉफली, ये भोजन को अच्छे से पीसते हैं। और टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो सलेवरी ग्लैंड आर ग्रुप ऑफ ग्लैंड इन द माउथ विच सेक्रेट सलाइवा। सलाइवा कीप द माउथ मॉइस्ट एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लार ग्रंथियां मुख में स्थित ग्रंथियों का समूह है जो लार बनती हैं, लार में मुख को नम रखती हैं और भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। इंजेशन क्या होता है, मतलब को द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन में मुख
भोजन को मुख के अंदर लेने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। डाइजेशन इन माउथ, मुख में पाचन। इन द माउथ फूड इज च्यूड बाय टीथ एंड मिक्सिंग विथ सलाइवा। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड salivary enzymes which start the digestion of starch into simple sugars। मुख में भोजन के दांतों द्वारा चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को पाचन शुरू करता है और उसे शर्करा में बदल देता है। यानी कि जो पाचन यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ओशियोफेगस यानी कि ग्रास नली क्या होती है। जो लंबी सी दिख रही है इसी को ओशियोफेगस यानी कि ग्रास नली बोलते हैं। और ये जे शेप का जो दिख रहा है आपको, ये क्या बोलता है, स्टोमक होता है। आपसे पूछा जाए कि जे शेप का क्या होता है, तो जे शेप का आपका स्टोमक यानी कि पेट होता है। क्लियर हो गया। तो स्टोमक, ओशियोफेगस क्या होता है, ग्रास नली क्या होती है। तो द ओशियोफेगस इज द लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्ट द माउथ टू द stomach. It helps the transport of food from the mouth to the stomach by peristaltic movement। ग्रास नली एक लंबी मसल नली होती है जो मुख को अमाशय से जोड़ती है और यह भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाने में सहायता करती है, जिसे पेरिस्टाल्टिक गति कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टोमक यानी कि अमाशय क्या होता है। तो द स्टोमक इज द जे शेप मस्कुलर एंड बिग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि जो ये एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में अपर पार्ट यानी कि ऊपर चेस्ट में होता है, चेस्ट के नीचे। इट टेम्पररी स्टोर्ड फूड एंड हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन, मतलब ये कुछ समय के लिए भोजन को अपने पास रखता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। अमाशय एक जे आकार की मांसल और थैलीनुमा संरचना होती है जो पेट के ऊपर भाग में बाईं ओर स्थित होता है। यह भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है तथा उसे पाचन में सहायता करता है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि अमाशयी रस क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस इज अ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंस इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। इट स्लाइटली एसिड इन नेचर। अमाशयी रस अमाशय की दीवार में उपस्थित एक अमाशयी ग्रंथियों द्वारा बनता पाचक रस है। यह हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। डाइजेशन इन अमाशय में द फूड रिमेनिंग इन द स्टोमक फॉर 2 to 4 एंड कर्न इन द मिक्सड विथ द गैस्ट्रिक जूस। भोजन 2 से 4 घंटे अमाशय में रहता है और अमाशयी रस के साथ मथा तक मिलाया जाता है, मतलब कि मिक्स हो जाता है। HCl प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम एंड लाइक हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन फूड। HCl क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए प्रेजेंट होता है। HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो भोजन पर स्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पेप्सिन क्या होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेप्सिन क्या होता है, स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू द पेप्टोन्स। पेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन में एंजाइम्स को कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन नामक एंजाइम को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। और रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को कैसीन में परिवर्तित कर देता है। इट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मतलब छोटे बच्चों में देखने को मिलता है रेनिन ज़्यादा तक। क्लियर हो गया। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत क्या होती है। तो जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है, सबसे ज़्यादा पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन is the longest part of the alimentary canal. It is about 6 to 7 meter long. It is the main site of complete digestion and absorption of nutrients.
छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यह पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषण का मुख्य स्थान होती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं लीवर क्या होता है। तो द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए बॉडी में तो क्या बताएंगे, लीवर हो जाएगा। इट इज लोकेटेड बिलो द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इट प्रोड्यूस्ड बाइल जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन फैक्ट। मतलब कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है, गॉल ब्लेडर्स नाम की एक थैली होती है लीवर में, वहीं से निकलता है। तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यह डायफ्राम के नीचे दाहिनी ओर एक भाग में स्थित होता है। यह पित्त रस बनाता है जो वसा यानी कि फैट का पाचन करता है। तो यदि व्यास आपसे पूछे कि बाइल जूस किसका पाचन करता है, तो आप बोलेंगे फैट का। तो ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बन जा सकता है कि फैट का पाचन कौन करता है, विच डाइजेस्ट द फैट। तो डाइजेस्ट यानी कि फैट का डाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन करता है, बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर में स्थित होता है, लीवर के लीवर में। तो ये आपको याद रखना है। ट्रिप्सिन यहाँ पे याद रखिए, ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्टेड प्रोटीन इनटू पेप्टोन। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल। और एमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च यानी कि शुगर में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज क्या करता है, डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड टू ग्लिसरॉल। वसा को यानी कि फैटी एसिड को क्या करता है, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में बदल देता है कौन, लाइपेज। ये पॉइंट आपको याद रखनी है डायरेक्टली। बाइकार्बोनेट क्या करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है जो अमाशय से आए अम्लीय को किम को उदासीन करता है। जैसे कि HCl हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो जाता है HCl की वजह से, तो आप क्या करते हैं, तुरंत इनो लाते हैं। इनो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो तुरंत क्या करता है, HCl को न्यूट्रल कर देता है, तो आपका पेट दर्द में आराम हो जाता है। उसी प्रकार से बाइकार्बोनेट करता है। बाइकार्बोनेट क्या करता है, प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिक एंजाइम फ्रॉम द स्टोमक। ये क्या करता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है जो अमाशय से आए अम्लीय किम को उदासीन कर देता है। अब हम बात करते हैं गाल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय क्या होता है। तो द गाल ब्लेडर इज द स्मॉल पियर शेप्ड सैक लोकेटेड जस्ट बिलो द लीवर। इट स्टोर द बाइल जूस एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फेट नीडेड। अभी हमने आपको क्या बताया है कि जो बाइल जूस का निकलता है, कहाँ से निकलता है, गॉल ब्लेडर से। गॉल ब्लेडर एक प्रकार की पित्ताशय थैली होती है जो बाइल जूस निकालती है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस की नीडेड होती है, ये अपना बाइल जूस निकालती है और फैटी एसिड का डाइजेशन हो जाता है। तो पित्ताशय एक छोटी नाशपाती की आकार की थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। यह पित्त रस को संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत में छोड़ता है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, तो पैनक्रियाज इज द लॉन्ग सॉफ्ट ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। इट सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम दैट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अग्न्याशय एक लंबी मुलायम ग्रंथि है जो अमाशय के नीचे स्थित होती है और अग्न्याशयी रस का स्राव करती है, जिसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का पाचन करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि भोजन यानी कि फूड का सबसे अधिक डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि आपसे पूछा जाए वाटर का सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण क्या होता है। द ऑब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द बॉडी सेल आई और फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अवशोषित पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत रखरखाव के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो, जैसे कि हमने कोई चीज़ खाया उसमें बहुत ढेर सारे विटामिन है, मिनरल्स है, तो ये क्या करेगा, उसको ऑब्जॉर्व करेगा। ऑब्जॉर्व करने के बाद एसिमिलेशन जो होता है वो उसको क्या करता है, बॉडी के लिए यूज के लिए उसको अपने रख रखाव के लिए स्टोर कर लेता है। जैसे हमें हमारी
बॉडी कहीं पे क्या हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। ऊर्जा एनर्जी प्रदान करता है, बॉडी को सिक्योर कर रखता है और उसे मेंटेन करता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन। इसी को हमने अभी बताया कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लार्ज इंस्टेंटाइन। ये जो आपके पोर्शन है यही आपकी लार्ज इंस्टेंटाइन है और ये जो बीच वाली पोर्शन ये स्मॉल इंस्टेंटाइन है। तो क्लियर हो गया आपको। तो लार्ज इंस्टेंटाइन इज वाइडर, शॉर्टर एंड अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। यह एक प्रकार की बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है और लगभग 1.5 मीटर की लंबी होती है। ठीक हो, क्लियर हो गया। इट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेसेस। अभी हमने आपको क्या बताया था कि ये जो लार्ज इंस्टेंटाइन होती है ये वाटर को अब्जॉर्ब करती है और साल्ट को। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है और यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करती है और शेष अवशिष्ट पदार्थ मल में परिवर्तित हो जाता है। तो क्लियर हो गया लार्ज इंस्टेंटाइन आपको। अब हम बात करते हैं एजेशन यानी कि मल निष्कासन की। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस इज कॉल्ड इजेशन। अपचित भोजन को शरीर से बाहर मल के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को मल निष्कासन कहते हैं। तो रेक्टम एंड एनस क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। रेक्टम क्या होता है और एनस क्या होता है। तो द रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंस्टेंटाइन, इट स्टोर्ड फेसेस। द एनस इज द ओपनिंग थ्रू द विच फेसेस आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब कि गुदा से बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है, यह मल को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मतलब रेक्टम क्या करता है, अपशिष्ट भोजन को कुछ समय के लिए अपने पास स्टोर्ड रखता है और उसके बाद तुरंत एनस को भेज देता है। एनस क्या करता है, गुदा वह द्वार होता है जिसके द्वारा मल शरीर से बाहर निकल जाता है और एनस के द्वारा भोजन का अपशिष्ट पार्ट क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउस यानी कि मुख में भोजन को रखते हैं। फिर ऑएसोफेगस यानी कि ग्रास नली के द्वारा भोजन शरीर के अंदर जाता है, पेट में पहुंचता है और पेट क्या करता है, उसको भोजन को अच्छे से मतलब कि डाइजेशन करने का काम करता है, भोजन को मिक्स करता है और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें मिक्स कर देता है और फिर भोजन हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है और भोजन का सर्वाधिक पाचन हमारा कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी कि छोटी आंत में। फिर भोजन यहाँ से जाता है लार्ज इंस्टेंटाइन में। तो लार्ज इंस्टेंटाइन में क्या होता है, भोजन हमारा कुछ समय के लिए रुकता है और यहाँ से वाटर और साल्ट जैसे पोषक तत्व ऑब्जर्व किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से तुरंत रेक्टम मतलब कि गुदाशय में अपशिष्ट पहुँच जाता है और यहाँ पर अपशिष्ट कुछ समय के लिए रुकता है। उसके बाद एनस यानी कि गुदा से हमारा भोजन यानी कि अपशिष्ट बाहर निकल जाता है। तो ये पॉइंट तो आपको एग्जाम में 100% लिखनी ही है, इनके सभी के बारे में आपको लिखना ही है 100%। तो इसके बाद हमारा पॉइंट आता है मनुष्य में पोषण। माउथ, ये वही चीज़ लिखा, माउथ भोजन मुख में लिया जाता है, चबाया जाता है और लार मिलाया जाता है। फिर आ जाता है ग्रास नली, भोजन में पेरिस्टैटिक गति द्वारा अमाशय में पहुंच जाता है जो भोजन। यहाँ पे आपसे पूछा जाए किस गति के द्वारा, किस मतलब कि गति के द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है, तो आप बताएंगे पेरिस्टैटिक मूवमेंट यानी कि हिंदी में क्रमाकुंचन गति से बोलते हैं। फिर यहाँ से भोजन अमाशय में पहुँचता है। अमाशय यानी कि भोजन में गैस्ट्रिक रस के साथ मिलाया जाता है और प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है यहीं से। और फिर छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन होता है इसका और पोषक तत्व यहाँ से कुछ अवशोषित होना स्टार्ट हो जाते हैं और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और शेष अपशिष्ट पदार्थ परिवर्तित हो जाता है यानी कि भोजन जो होता है अपशिष्ट पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। फिर कुछ समय के लिए रेक्टम में रुकता है, फिर एनस यानी कि मुख गुदा से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा पूरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने इसको पूरी तरह से समझा। अभी ये चैप्टर आपका समय खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। ये सबसे बड़ा चैप्टर अगर क्लास 10th में है तो वो है लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ से आपके मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में
आप अटेंड किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। तो इसको पूरे डिटेल से पढ़ना है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। और एक बात आपको याद रखनी है, ये जो लाइव प्रोसेस है इसको हम कोशिश करेंगे 2 से 3 पार्ट में अच्छे से आपका कवर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसको एक वीडियो यानी कि 1 शॉट में पढ़ा देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर आपको 1 शॉट में केवल रिवीजन हो पाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और चीज़ें छूट जाती है। तो हम ये गलती नहीं करना चाहते। पहले आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिए, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे और पास में 1-2 महीने बचेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 शॉट स्टार्ट करेंगे। तो उस 1 शॉट में हम इसके क्विक रिवीजन कराएंगे। वहां पे फिर क्या किया जाता है, आपको रिवीजन यानी कि चीजें रिकॉल कराई जाती है। वहां पे इतने डिटेल से आपको नहीं बताया जाता और नहीं समझाया जाता। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। हम किसी भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं और पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी हम ये गलती नहीं करेंगे, और जैसे ही लास्ट मतलब अभी हम कवर करेंगे पूरे सिलेबस को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे ही चैप्टर हमारा एंड होगा हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाएंगे। लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर लाने से कोई मतलब नहीं। अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर देखेंगे कि हमने जो चैप्टर में पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल रहा ये नहीं। तो यहाँ से आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ आप सही जगह पे आए हैं और सही कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।